नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस स्पेशल रिपोर्ट में। और इंटरनेशनल ब्रोकिंग एजेंसी या ब्रोकिंग फर्म बर्नस्टीन ने एक चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। और उस चिट्ठी में इकोनॉमी की बहुत सारी ऐसी बातें लिखी हैं जो एक वार्निंग के तौर पे है। मोटा मोटा उसका लब्बो लुआब यह है कि अभी नहीं तो बहुत मुश्किल होगी, बहुत डिले हो जाएगी। भारत समर्थ है, लेकिन वो बहुत सारी ऐसी गलतियां कर रहा है जिससे आगे दिक्कत हो सकती है। तो आज उसी रिपोर्ट पे बात करेंगे। आपने देखा होगा काफी चर्चा में है ये रिपोर्ट कि वो जो बर्नस्टीन ने लिखी है उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। इसका नाम है इंडिया स्ट्रेटजी, ओपन लेटर टू प्राइम मिनिस्टर। ये रिपोर्ट इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो इसके जो दो लेखक हैं, वेणुगोपाल गर्रे और निखिल अरेला, ये अपनी रिपोर्ट में कहते हैं कि 2019 में भी हमने एक ऐसी चिट्ठी प्रधानमंत्री को लिखी थी कि इकोनॉमी में बहुत सारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स और बोल्ड डिसीजंस लेने की जरूरत है। और अगर वो नहीं लिए गए तो एक अपॉर्चुनिटी हम मिस करेंगे। हमारा जो अप्रोच है वो इस तरह का है कि थोड़ा स्टेटस कोइस जिसको कहते हैं ना कि यथास्थितिवादी, बहुत बदलाव हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर हमने वो नहीं किया अभी समय पे तो आगे चीजें और मुश्किल होती जाएंगी, क्योंकि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और उस बदलती दुनिया में भारत को कड़े और बड़े फैसले इंस्टेंटली लेने पड़ेंगे। वो हो सकता है देखने में या कुछ लोगों को कठोर लगे, लेकिन ऑप्शन नहीं बचा है अब अपने पास। इसीलिए आज हम इस पे बातचीत करना चाहते हैं कि बर्नस्टीन ने इस लेटर में क्या लिखा। उन्होंने बताया कि हमने प्री कोविड जो लेटर लिखा था 2019 में, उस समय परिस्थितियां दूसरी थी। प्री कोविड था, प्री जेन एआई था, डी ग्लोबलाइजेशन था, बहुत सारी चीजें वहां पे हो रही थी। लेकिन कोविड के बाद और खासतौर पे एआई आने के बाद दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और बदल चुकी है। तो हमें उससे डील करना है। और इसीलिए इस रिपोर्ट को जिन्होंने इस दरअसल वो चिट्ठी उन्होंने नाम उसका दिया है कि ओपन लेटर टू प्राइम मिनिस्टर। ये इनकी एक रिसर्च रिपोर्ट है। तो मैंने सोचा कि इसको अलग से हम ग्राफिकली प्रेजेंट करें। बेटर होगा कि हम सीधे इसको जो है उनकी उससे ही ले लें और वहीं से आपको दिखाने की कोशिश करें। तो उन्होंने जो मुख्य पॉइंट रखे हैं वो एक एक करके हम आपके सामने डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट उनका एग्रीकल्चर में है। साफ साफ इनका मानना है कि हमारी जो एग्रीकल्चर है वो लो प्रोडक्टिविटी है और उस फार्म ट्रैप में हम फंसते जा रहे हैं। 42 से 45% भारत की जो वर्क फोर्स है वो इसी सेक्टर पे डिपेंडेंट है। लेकिन जीडीपी का सिर्फ 15 से 16% कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर से आ रहा है। तो एक तरफ लगभग आधी पॉपुलेशन उस पर डिपेंडेंट है और जीडीपी में कंट्रीब्यूशन ओनली 15% है। ये कंसर्न है। फिर आगे वो तमाम चीजें इसमें लिखते हुए ये बताते हैं कि इंडिया के जो इनपुट सब्सिडी है ऑन पावर एंड फर्टिलाइजर नाउ कॉस्ट 3 to 4 लाख करोड़। 3 से 4 लाख करोड़ रुपए हम सालाना इस चीज पे सब्सिडी कर रहे हैं, जिसको धीरे धीरे कम करना चाहिए। क्योंकि हम एक डिपेंडेंट इकोनॉमी बनाते जा रहे हैं जो कि अपने पे रिलायंट नहीं है। हर चीज सब्सिडी पे चलती जा रही है। सब्सिडी बेस्ड इकोनॉमी हम बनाते जा रहे हैं। इसको फेज आउट करना चाहिए, while ensuring that the farmer incomes as protected through the higher and all more predictable procurement process। ऐसा नहीं कि किसानों को नुकसान करना है। किसानों की जो प्रोडक्टिविटी है, जो उनकी फार्म प्रोड्यूस है, उसको एक बेटर प्राइसिंग, सिक्योर प्राइसिंग मिले। लेकिन उसके लिए जरूरी नहीं कि इतनी बड़ी सब्सिडी दी जाए, क्योंकि उसकी वजह से डिस्कॉम पे लोन हो रहा है, क्वालिटी पावर नहीं मिल रही है और प्रोडक्टिविटी बहुत लो है। हमारे यहाँ 1 हेक्टेयर से कम एवरेज लैंड होल्डिंग है देश में। इस वजह से कल्टीवेशन में बहुत प्रोडक्टिविटी भी नहीं हो पा रही और मैकेनाइजेशन अभी भी काफी कम है। फिर वो आगे लिख रहे हैं कि इंडिया कंट्रीब्यूट्स टू lose 5 to 15% of agriculture output due to inadequate storage and logistics। स्टोरेज नहीं है, लॉजिस्टिक्स नहीं, इसलिए लगभग 15% हमारी प्रोड्यूस फसल खराब हो जाती है। इन्वेस्टमेंट इन एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट इंक्रीमेंटल रिफॉर्म, इट इज सेंट्रल टू इनकम स्टेबिलिटी एंड फूड एफिशिएंसी। ये इंक्रीमेंटल जो हमारा अप्रोच है ना, धीरे धीरे धीरे, वो धीरे वाला काम अब नहीं चलेगा। तो एग्रीकल्चर में मैसिव चेंज करने की जरूरत है और हम सिर्फ मानसून पर डिपेंडेंट रहते हैं, उससे निकलने की जरूरत है। दूसरी वार्निंग वो दे रहे हैं एनर्जी सेक्टर में। जो हम ऑयल की हमारी इतनी बड़ी डिपेंडेंसी बन गई है,
कि हम लगभग 88% कर रहे हैं। अभी वॉर के दौरान हम लोगों ने देखा किस तरह की मुश्किल आ रही है यहाँ पे, और हमें उसको बहुत ठीक से ठीक करना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये मुश्किल आती रहेगी। तो अब ये जो हमने देखा आर्टिफिशियल एआई यूजिंग वाला पूरा जो सिस्टम चल रहा है, इसको कैसे ठीक करना पड़ेगा। पहले एनर्जी समझते हैं। एनर्जी सेगमेंट में हम क्या कर रहे हैं, पढ़िए, जो मैंने हाईलाइट किया उसको पढ़िए। इंडिया इज एनकरेजिंग इन्वेस्टमेंट इन डेटा सेंटर एंड एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, येट रिलायबल पावर सप्लाई रिमेन्स इनकंसिस्टेंट। ये बात आपको याद होगा, मैं अपने मॉर्निंग शो इवनिंग शो में बहुत बार बोल चुका हूं कि हमारे यहाँ क्वालिटी पावर और कंसिस्टेंट पावर नहीं है, इवन कंसिस्टेंट वाईफाई नहीं है। सॉरी टू से, मैं एक यूट्यूबर हूं, बहुत दिक्कत होती है क्योंकि आपका वाईफाई कंसिस्टेंट नहीं है, इतना फ्लक्चुएशन होता है कि रिकॉर्डिंग करने में बहुत दिक्कत होती है। तो हमें एक क्वालिटी पावर की जरूरत है। आप पढ़िए इसको जो मैंने लिखा है, yet reliable power supply remains inconsistent and distribution companies continue to accumulate losses exceeding 5 to 6 ट्रिलियन, 5 से 6 लाख करोड़ का उनका लॉसेस होता जा रहा है। इंडस्ट्रियल यूजर्स बियर ए डिसप्रोपोर्शनेट बर्डन थ्रू क्रॉस सब्सिडाइजेशन, और सब्सिडी का बर्डन कहा जाता है इंडस्ट्रियल यूजर्स पे। एट द सेम टाइम इंडिया इंपोर्ट्स 88% ऑफ इट्स क्रूड ऑयल with the transportation accounting for half of the demand. This is strategic vulnerability. हम अपना 88% इंपोर्ट करते हैं, उसमें से आधा ट्रांसपोर्टेशन आता है। ये एक स्ट्रेटेजिक वल्नरेबल सिचुएशन है कि कभी भी हम मुश्किल में आ सकते हैं। और अभी आप देख लीजिए, ईरान वॉर हो रहा है, हमारी गैस सप्लाई डिसरप्टेड है, ऑयल सप्लाई डिसरप्टेड है, प्राइसेस बहुत तेज ऊपर गए हैं, तो हमारी ऑयल कंपनी को दिक्कत हो रही है, करेंसी वीक हो रही है। तो इतनी जो वल्नरेबल सिचुएशन हमने बना रखी है, इसको ध्यान देने की जरूरत है। आगे वो कहते हैं इसी रिपोर्ट में आगे कि ऑटो ओईएम्स डू नॉट नीड पीएलआई। ऑटो कंपनियों को पीएलआई देने की जरूरत नहीं है। जो ओरिजिनल कंपनी है, दे आर कैश रिच, उनके पास पैसे हैं, एंड शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्राइविंग द ट्रांजिशन। उनको इस ट्रांजिशन के लिए जिम्मेदार ठहराना चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, लगभग 8-10 साल पहले की बात है, नीति आयोग ने ईवी ट्रांजिशन पर रिपोर्ट मांगी थी। भाई कंपनियों ने रिपोर्ट ही नहीं दी, किसकी क्या तैयारी है, प्रिपेयर्डनेस क्या, उसकी कोई रिपोर्ट नहीं दी। जब बार बार उनके ऊपर दबाव डाला गया तब निकल के आए। और मारुति जैसी कंपनियां तो बहुत, मतलब कोविड के बाद तक वो डिनायल मोड में थी कि नहीं, ईवी की जरूरत ही नहीं भारत जैसे देश में। ये इस देश की ऑटो कंपनीज की स्थिति है। देखिए आज वही चीज बर्नस्टीन रिपोर्ट में लिख रहा है, और उसके आगे क्या लिख रहे हैं वो, कि ड्राइविंग द ट्रांजिशन एंड इन एनी केस इवन द लीडिंग ओईएम्स आर ओनली परचेजिंग बैटरी पैक सेल्स फ्रॉम चाइना इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इन आर&डी एंड कैपेक्स। हमारी कंपनियां चीन के भरोसे चला रही है अपनी ईवी की गाड़ी, सेल पैक वहां से ले आओ, बैटरी पैक वहां से ले आओ, आर&डी खुद नहीं कर रही है। ये इस रिपोर्ट में लिखा है, और कैपेक्स तो हो ही नहीं रहा उसमें। तो ये सिनेरियो जो है वो ठीक नहीं है, ये बर्डन वाला सिनेरियो है। यहाँ पे एक लीप बाउंड डिसीजन लेने की जरूरत है। एनर्जी सिक्योरिटी कैन नॉट बी अचीव विदाउट रिड्यूसिंग बोथ इंपोर्ट डिपेंडेंस एंड स्ट्रक्चरल इनएफिशिएंसी इन द पावर सिस्टम। बिल्कुल सही बात है कि हम अपनी एनर्जी सिक्योरिटी कैसे तैयार करें, ये केवल इस बात पे होगी कि हम इंपोर्ट कर लेंगे, सब्सिडी दे देंगे, और केवल 1-2 फेज की लाइन देंगे जहां पे एक 60 वाट का बल्ब जलाएंगे आप। इससे एनर्जी सिक्योरिटी नहीं आएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात इस रिपोर्ट में लिखी गई है, आप उसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। वो क्या लिख रहे हैं एआई के बारे में, कि हम लोग एआई को कैसे अडॉप्ट कर रहे हैं वो देखिए आप। इंडिया इज पोजिशनिंग इटसेल्फ एज ए हब ऑफ डेटा सेंटर। अभी बजट में था, काफी लंबे समय तक के लिए टैक्स ब्रेक दिया गया, बट दिस रिस्क ओवर एस्टिमेटिंग द वैल्यू कैप्चर डोमेस्टिकली। जो वैल्यू हम क्रिएट करना चाहते हैं वो लैकिंग होगा इसमें। अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ डेटा सेंटर इन्वेस्टमेंट इज इंपोर्ट इंटेंसिव। बहुत बड़ी बात है ये, ध्यान रखिएगा। एंड ग्लोबल एआई वर्कलोड्स आर अनलाइकली टू शिफ्ट मटेरियली ड्यू टू लेटेंसी एंड रेगुलेटरी कंस्ट्रेंट्स। हम ज्यादातर क्या कर रहे हैं, डेटा सेंटर इन्वेस्टमेंट हमारा इंपोर्ट इंटेंसिव है, कि हम बाहर से लोग आएंगे, वो सब काम करेंगे, मशीनरी बाहर से लाएंगे, सब हम लगा लेंगे, और एआई वर्कलोड अनलाइकली टू शिफ्ट
सी हम लोग क्या गड़बड़ कर रहे हैं इस रिपोर्ट के मुताबिक, जो समझने की कोशिश होनी चाहिए कि एआई को हम लोग अभी भी यूजर के तौर पे काम कर रहे हैं। हम उसको उसके यूज केस में हम चैट जीपीटी चलाना सीख रहे हैं, हम क्लाउड चलाना सीख रहे हैं, क्लाउड क्रिएट नहीं कर रहे हैं। वही बात इस रिपोर्ट में आगे पढ़िएगा लिखी है। मोर इंपॉर्टेंटली, इंडिया डज नॉट ओन फ्रंटियर एआई मॉडल्स। हमारा कोई एआई मॉडल नहीं जिसको हम ओन करें, अनलाइक द यूएस एंड चाइना। दिस इज नॉट एक्सीडेंटल, it reflects the absence of first generation technology platform historically। हमने कभी कुछ अपना प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म डेवलप ही नहीं किया है। हम क्या कर रहे हैं, इफ इंडिया डेटा कंटिन्यूज टू बी यूज ट्रेन ग्लोबल मॉडल्स विदाउट बिल्डिंग डोमेस्टिकली कैपेबिलिटी, इंडिया रिस्क बिकमिंग अ परमानेंट कंज्यूमर इन द एआई इकोनॉमी। हम केवल एक एआई इकोनॉमी के यूजर बन के रह जाएंगे, जो हम उसके कंज्यूमर हैं। हम चैट जीपीटी के यूज सब्सक्रिप्शन वाले यूजर हैं, हम मॉड जेमिनाई के यूजर हैं, हम को पायलट के यूजर हैं, हम क्लाउड के यूजर हैं। हमारा अपना कोई प्लेटफॉर्म नहीं, हम उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम आज भी सर्विस ले लें, प्लेटफॉर्म को यूज कर लें, में हमारी मानसिकता बनी हुई है। आगे वो क्या लिख रहे हैं कि इंडियन आईटी सर्विसेज एंड बीपीओ सेक्टर, ये देखिए जहां पे हमने हाईलाइट कर रखा, विच हैज बीन ए की ड्राइवर इनकम मोबिलिटी फॉर कंसिडर्ड रिस्क एज एआई मॉडल इवॉल्व। जैसे जैसे एआई इवॉल्व होगा, आईटी और बीपीओ सर्विसेज सेक्टर वल्नरेबल है। समय लग सकता है कि आप 1 साल 2 साल 3 साल बाद, लेकिन इनके लिए इनके सर्वाइवल का रिस्क हमेशा है। वो यही कह रहा है, टाइम फ्रेम ऑफ इंपैक्ट में वेरी बट रिस्क अपीयर्स इनएविटेबल। भविष्य में रिस्क अवश्य संभावी है, केवल समय की बात है कि 1 साल में आपको दिक्कत आती है कि 1.5 साल में आती है। दैट इज द सिनेरियो। ठीक है, तो ये एआई के बारे में कह रहे हैं। अब इसके आगे की कहानी और देखते हैं कि इसके आगे वो कहां लेके चलते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद हम लोग बात करेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या दिक्कत आ रही है। अब मैन्युफैक्चरिंग का डेटा, आप रिपोर्ट आपके सामने, चलिए इसको पढ़ते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में क्या कह रहे हैं, हमारे यहां मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी का 16 से 17%। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग रिफ्लेक्ट्स अ सिमिलर पैटर्न ऑफ इंटेंट विदाउट एडिक्वेट डेप्थ। यहां भी दिख रहा है कि हम लैग कर रहे हैं, इंटेंट नहीं दिख रहा है, कोई बड़ा पुश नहीं दिख रहा है। while initiatives such as PLI have created momentum, manufacturing share of GDP remains 16-17%। इतना PLI पे सरकार ने खर्च किया है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग 16-17% है, क्योंकि प्राइवेट कैपेक्स नहीं हो रहा है। इस देश की इंडस्ट्रीज की मुश्किल क्या है कि जब तक सरकार कुछ ना कर दे हमारे लिए, हम कुछ नहीं करेंगे। हम सरकार के भरोसे अपना धंधा चलाते हैं, सब्सिडी दे दे, कोई स्कीम ले आए, टैक्स ब्रेक दे दे, एसईजेड खोल दो, मतलब जब तक बैसाखी नहीं मिलेगी हम कुछ नहीं करेंगे। वरना 16% आपका क्यों है, ये सोचने की बात है। आगे क्या लिखती रिपोर्ट, एंड एम्प्लॉयमेंट कंटिन्यूज टू बी कंसंट्रेटेड इन लो प्रोडक्टिविटी फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर्स। एम्प्लॉयमेंट कहां जनरेट हो रहा है, एसएमईज में, अनस्किल्ड लेबर, लो प्रोडक्टिविटी वाले सेक्टर्स में हो रहा है। इंडिया इज लिमिटेड गेन्स फ्रॉम द चाइना प्लस वन शिफ्टिंग, हाईलाइटिंग द time required to build capabilities but also the cost of delayed action। चाइना प्लस वन कोविड के बाद हुआ था, हमने कितना फायदा उठाया उसका, आप सोचिए। इट इज फूड फॉर थॉट फॉर यू। कोई फायदा हमने चाइना प्लस वन का नहीं उठाया। चाइना प्लस वन इज इक्वल टू चाइना। आप चाइना का एक्सपोर्ट डेटा उठा के देख लीजिए, कोविड से ज्यादा हो गया है। तो क्या आपने उनका नुकसान किया, कुछ नहीं किया हमने। चाइना प्लस वन की थ्योरी एक्चुअली बिल्कुल फ्लॉप हो गई है। चाइना प्लस वन इज इक्वल टू चाइना हो गया है, और वो हम कर नहीं पाए, क्योंकि हमको जो इंटेंट चाहिए, जो पुश चाहिए, जो जोश चाहिए, वो हमने नहीं किया। रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ है। और आप खुद सोचिए कि कितनी फैक्ट्रियां आपके यहाँ ऐसी लगी हैं जो चाइना से बिजनेस ले आए। केमिकल बहुत बड़ा सेगमेंट है, आ सकता था, नहीं आया। तो हमने चाइना प्लस वन की उस बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस किया है एक बार फिर से। Supply chains remain shallow. Talent in advanced manufacturing is constrained, and execution timeless are often slower in competing economies। टैलेंट की कमी है, शैलो लेवल पे हमारी जो सप्लाई चेन है वो है,
और टाइम पे एग्जीक्यूशन करने की हमारी कैपेबिलिटी डेवलप नहीं हुई। इवन द स्ट्रेटेजिक सेक्टर सच एज ईवीज, core components like battery cells accounting for 30 to 40% of the cost are largely imported. आज भी ये सोचने वाली बात है कि हम ईवी पुश कर रहे हैं, सोलर पुश कर रहे हैं, लेकिन हम सेल कहां से ला रहे हैं? चाइना से। बैटरी कहां से ला रहे हैं? चाइना से। तो अगर 30-40% कॉस्ट अगर किसी ईवी गाड़ी की बैटरी पे है और वो हम अभी भी इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? हम केवल एक लकड़ी या स्टील का एक या एल्यूमिनियम का एक कॉपर का एक ढांचा खड़ा कर रहे हैं। कोर टेक्नोलॉजी पे हमारा फोकस नहीं है। आगे क्या लिखते हैं? द अप्रोच नीड्स टू शिफ्ट टुवर्ड अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ इमर्जिंग सेक्टर्स सच एज ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, advanced materials, AI integrated manufacturing, and committing capital and policy support before the global supply chains are fully formed. इससे पहले की बहुत देर हो जाए, हमें ये जो नए सेक्टर मर्ज रहे हैं, आपको बताऊं मैं, चाइना में रोबोटिक्स का इतना काम हो रहा है कि वहां कई सारी फैक्ट्रियां जो बिल्कुल रोबोटिक्स पे चल रही हैं, एक आदमी बैठ के खाली मॉनिटर करता है, पूरी फैक्ट्री उस पे चलती है। सोलर जैसे जो पैनल वैनल बनते हैं, बेसिक काम, वो सब वहां पे मैन्युफैक्चरिंग उसकी उसी से हो जाती है रोबोटिक्स से। भयानक तेजी से रोबोटिक्स आ रहा है, हम उस पर कुछ काम कर रहे हैं क्या? एआई इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग पे हमारा फोकस है नहीं। ये सब एडवांस मटेरियल सेगमेंट में जो हम काम करना चाहिए, अगर हमने समय रहते उसको नहीं पकड़ा तो हम पिछड़ जाएंगे। पूरी रिपोर्ट बार बार यही कह रही है कि हमारा सब कुछ हम करना चाहे, हम कर नहीं रहे हैं, या हम बहुत जोर से नहीं कर रहे हैं। भारत को ना इसको झकझोरने की जरूरत है, हिलाने की जरूरत है। हम हर चीज को स्लो मोड में लेके चल रहे हैं। रेलवे ट्रांसपोर्ट में देखिए, रिपोर्ट ये कहती है नीचे वाले सेगमेंट में कि इंडिया हैज प्लेस सिग्निफिकेंट एम्फेसिस ऑन एविएशन। अब देखिए साहब, ये एक क्रिटिसिज्म है सरकार का कि सरकार एयरपोर्ट खोलने में बड़ी दिलचस्पी दिखा रही है कि हवाई जहाज पे चलने वाले, हवाई चप्पल वाले भी हवाई जहाज में चलेंगे। बस नहीं चल पा रहे हैं। 5,000 रुपए बेसिक फेयर है, कहीं किसी भी रूट का आप जाइए, ट्राई कर लीजिए आप। 5,000 रुपए से कम का टिकट नहीं मिलता आपको बेसिक फेयर। मल्टीपल रीजंस हैं उसके, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। और एयरपोर्ट खोलने पे सरकार का बड़ा फोकस है। मास ट्रांसपोर्ट जो चीपर ट्रांसपोर्ट हो सकता है, रेलवे, उस पे फोकस नहीं है। एविएशन पे कंपैरेटिवली ज्यादा फोकस है। रेलवे पे जो फोकस हो रहा है उससे कहीं ज्यादा एविएशन पे। नए नए एयरपोर्ट बनाओ, कितने सारे यूपी में एयरपोर्ट बन गए, सब एयरपोर्ट। अरे भाई, मास ट्रांसपोर्ट तो रेल है, रेल पे हम क्यों नहीं कर रहे हैं? हाई स्पीड ट्रेन हमने जो वंदे भारत नाम की चलाई है कुछ जगहों पे, उस पे कितने लोग सफर कर पाते हैं आप ये सोच के देखिए। वी नीड टू स्पीड अप। हम कर सब कुछ रहे हैं, धीरे 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 धीरे। और यहां पे तो स्ट्रेटेजिक गलती है कि हम एविएशन पे फोकस कर रहे हैं, मास ट्रांसपोर्ट पे नहीं कर रहे हैं। वो बात इस पे लिखी जा रही है, वाइल अंडर इन्वेस्टिंग इन रेलवेज वेयर इट हैज ए क्लियर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। रेल आपका सस्ता और मास ट्रांसपोर्ट का बेस्ट तरीका है। उसमें स्पीड बढ़ाने की जरूरत है, इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है उसको और बढ़ाने की जरूरत है, और हाई स्पीड ट्रेन चलाने की ज्यादा से ज्यादा जरूरत है। हमने केवल वंदे भारत चला के एक पैच वर्क कर लिया है। डीप डाइव करना है उसमें कि अभी भी क्या जो नॉर्मल ट्रेनें हैं उनकी इंप्रूवमेंट हुई है क्या? आप लोग सफर करते होंगे, खुद सोचिए। फिर क्या लिख रहा है नीचे उसके, India still lacks adequate mass transport system in most cities, and what we have are placeholder with 1 or 2 lines developed and the decade to further developments. वही बात जो मैं कह रहा हूं कि इक्का दुक्का हमने काम कर दिया और हमें लगता है कि मास ट्रांसपोर्ट नहीं। मैं मुंबई का उदाहरण देता हूं। मुंबई का मास ट्रांसपोर्ट एकदम क्योटिक है। हम कोस्टल रोड बना रहे हैं, एक्सप्रेस वे बना रहे हैं। एक्सप्रेस वे कोस्टल रोड में कौन चलता है? गाड़ी वाले लोग चलते हैं, जिनके पास 10 लाख 5 लाख की गाड़ियां हैं। जो एक आम आदमी है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चलना चाहता है, उसके लिए क्या बनाया आपने? क्या ये एक साजिश है ऑटो कंपनीज की कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट उतना बेटर नहीं होने देना चाहिए? यह सरकार की इच्छा शक्ति कम है? आप एक कोस्टल रोड बनाने में, मैं कोस्टल रोड का समर्थक हूं, मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं उसको एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूं कि एक कोस्टल रोड बनाने में जितना पैसा आपने खर्चा किया है, उतने में कितनी सारी ईवी एसी बसें आती हैं, आप ये सोचिए खाली। और उससे कितने लोग ट्रेवल कर पाते हैं? आपने गाड़ियों का लोड बढ़ा दिया। आप बताइए कौन सी सड़क है जहां पे ट्रैफिक कम हो गया? मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, जिधर मर्जी आप उधर देखो,
एक्सप्रेसवे हाईवे बनाने से मास ट्रांसपोर्ट नहीं सुधरता है, क्योंकि उस मास ट्रांसपोर्ट में कार वाले चलते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट है सिटी बस, एसी बस, नई बसें लगाइए, उस पर जोर नहीं है। तो आपकी डिपेंडेंसी कहां बन रही है? ओला में, उबर में, काली पीली टैक्सी में, हरी नीली टैक्सी में, जो कि कॉस्टली हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। मुंबई की लोकल ट्रेन की हालत देखिए आगे आप, इतनी भीड़ है उसमें, क्योंकि पॉपुलेशन है। उसको इंप्रूव करने के लिए क्या कोशिश की गई है? ये बात इसमें कही जा रही है कि वी शुड फोकस मोर ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट रादर देन चलाइंग हवाई जहाज, कि इधर से उधर। अरे हवाई जहाज का किराया भी तो देख लो सरकार, आम आदमी सोच नहीं सकता हवाई जहाज में चलने के लिए। ओके, चलिए इसके आगे की रिपोर्ट देखते हैं। अब क्या है, ये तो हो गया, रेलवे वाला हमने ले लिया। अब इसका अगला सेक्टर आता है हमारे पास, R&D एंड इनोवेशन एम्बिशन। आप देखिए साहब, R&D में हमने क्या किया? हमारा R&D का जो खर्चा है वो 0.6% टू 0.7% ऑफ द GDP है। जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है हमें, हम उस पर 0.6% खर्च करते हैं, वेल बिलो द ग्लोबल बेंचमार्क्स। Innovation ecosystem requires sustained capital, high quality talent, and institutional rigor. This includes openness to global expertise, sharper focus, and merit-based hiring on both student and professionals with the leading educational and research institutions. दुनिया में जहां जितना R&D में खर्च किया था, हमारा बेंचमार्क से काफी कम है। टैलेंट की कमी है, और अगर आपको बाहर से टैलेंट लेके आना है, अच्छे प्रोफेसर चाहिए, तो चाहे जहां से लेके आइए और उन पर फोकस करिए, कंसिस्टेंट कैपिटल खर्च करिए। हमको लगता है कि हमने एक साल में 100 करोड़ खर्च कर दिए, कोई रिजल्ट नहीं आया, अरे यार R&D तो किसी काम का नहीं, इंपोर्ट कर लेंगे ना, चाइना बना रहा है ना। अरे भाई चाइना ही सब बनाएगा तो आप क्या करोगे? फिर तो आप डिपेंडेंट हो गए ना। अगर आप अपनी एनर्जी सर्विसेज को ठीक नहीं कर रहे हैं, अगर आप उसको फोकस नहीं कर रहे हैं, तो आप हमेशा 88% ऑयल एंड गैस इंपोर्ट करते रहेंगे। वही बात यहाँ कही जा रही है कि R&D पे आपको खर्चा करना पड़ेगा। तो ये हो गई R&D की बात। अब टैक्सेशन, स्टेट कैपेसिटी, इन सब पर बता रहा, हाई टैक्सेस, वीक पब्लिक सर्विसेज। बिल्कुल सही बात है। बहुत छोटा क्लास है हमारे यहाँ, 2% जो टैक्स पे करता है। 8-10% लोग ITR फाइल करते हैं, लेकिन टैक्स केवल 2% लोग पे करते हैं। बताने की जरूरत नहीं है कि देश में कितनी पर कैपिटा है, लगभग मोटे तौर पर राउंड ऑफ करके $3000 मान लीजिए साल के। उतने पैसे पर कैपिटा इनकम वाले देश में 2% लोग टैक्स पे करते हैं एक्चुअली, और उस पर पब्लिक सर्विसेज क्या है? अब आपके सामने ही आप देख लीजिए जितनी पब्लिक यूटिलिटीज हैं। तो वो क्या कहता है, द इश्यू ऑफ टैक्सेशन एंड पब्लिक सर्विस डिलीवरी रिफ्लेक्ट्स ए वाइडनिंग डिस्कनेक्ट। India's tax burden is not low, कम नहीं है टैक्सेशन भाई साहब, yet the quality of public goods, healthcare, education, urban infrastructure remains weak in most cities. कोई शक नहीं इसमें, अनडिबेटेबल है। किसी भी शहर में आप हेल्थ केयर सर्विसेज देख लीजिए, एजुकेशन सर्विसेज देख लीजिए, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट देख लीजिए, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए आप, हालत क्या है? टैक्सेशन कम नहीं है, टैक्स ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक इम्बैलेंस है कि सही डिप्लॉयमेंट नहीं हो रहा है। वो इस रिपोर्ट में बात कही जा रही है। पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग एट 2% ऑफ GDP एंड एजुकेशन एट 3% रिमेन्स बिलो व्हाट इज रिक्वायर्ड द कंट्री ऑफ इंडिया स्केल। हम लोग एजुकेशन में क्या खर्च कर रहे हैं? 3%। हेल्थ में क्या खर्च कर रहे हैं? 2%। अरे मैक्सिमम खर्च करिए भाई। आपको एग्जांपल देता हूं, ISB हैदराबाद वाला जो बड़ा इंस्टीट्यूशन है, उसने एक रिसर्च की, ये तेलंगाना और कर्नाटक बॉर्डर जहां पे मिलता है वहां पे, तो एक स्कीम चलाई गई कि किसानों के लिए, कि जिन किसानों को इंश्योरेंस की स्कीम मिलती है, लाइफ इंश्योरेंस की, उनकी और जिनको नहीं मिलती उनकी प्रोडक्टिविटी में क्या अंतर है। जमीन आसमान का अंतर था। क्यों? क्योंकि जो किसान काम कर रहा है उसकी सबसे बड़ी चिंता क्या है कि कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट हो गया और मैं नहीं रहा तो मेरी फैमिली का क्या होगा। तो जिसका इंश्योरेंस, उसको ये एक भरोसा है कि एक सर्टेन अमाउंट हमारी फैमिली को मिलेगा, तो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी, वो निश्चिंत होके शांत मन से काम कर रहा है।
जिसकी कोई गारंटी नहीं है, उसकी आधी चिंता तो वहां लगी। ये छोटी छोटी चीजें प्रोडक्टिविटी में फर्क डालती हैं। वैसे ही जब आपका हेल्थ केयर सिस्टम बहुत अच्छा होगा, आपका एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा होगा, आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा होगा, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होगा, तो प्रोडक्टिविटी तो अपने आप बढ़ेगी ना। आप बेफिक्र होकर जा सकते हैं। अभी आपको दिल्ली में ही अगर आप रहते हैं, आपको एयरपोर्ट से नोएडा जाना है, तो आप 1500-1600 रुपए की टैक्सी करिए या मेट्रो के धक्के खाइए, और वहां से उतर के फीडर नहीं है तो ऑटो वाले पे जाइए या ई रिक्शा करिए। 25 जगह आप ट्रांसपोर्ट चेंज कर रहे हैं और पैसे भी खर्च कर रहे हैं। You need a seamless public transport, public infrastructure, good quality government hospitals that can provide a quality medical services to you. वो हमें चाहिए, नहीं है। अब नीचे वो क्या लिखते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, इसको प्लीज बहुत ध्यान से पढ़िए, क्योंकि इसको मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ के आपको ये बताऊंगा कि इंडिया की जो प्रॉब्लम है वो क्या है। वो ये है, अब आप इसको स्लोली स्लोली आपके साथ में पढ़ता हूं, आप सुनिए। इंडिया हैज फॉर डिकेड्स चोजन ग्रेजुअलिज्म, ग्रेजुअल, धीरे 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 काम हो रहा है। दैट अप्रोच डिलीवर्ड स्टेबिलिटी, जिसको मैं कहता हूं स्टेटस कोइस्ट। स्लोली वो स्टेटस को बनाओ, सब ठीक ठाक है ना भाई, कोई कोई हलचल मत करो, आई डोंट नीड सरप्राइज। तो ये क्या होता है, ग्रेजुअलिज्म। ग्रेजुअलिज्म से क्या होता है, स्टेटस को होता है। तो दिस अप्रोच डिलीवर्ड स्टेबिलिटी, बट इट हैज आल्सो रिजल्टेड इन repeated cycles of delayed reform and missed opportunities। जब आप बड़े रिफॉर्म के लिए चाहते हैं, जाना पड़ता है आपको, तो बड़े डिसीजन और कड़े डिसीजन लेने पड़ते हैं। ग्रेजुअलिज्म से, स्टेटस कोइस्ट होने से, स्लो मूवमेंट से काम नहीं होता है। फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू इलेक्ट्रॉनिक्स टू क्लीन एनर्जी, वी नीड बिग पुश in several emerging areas including AI and advanced manufacturing. The risk is that this pattern repeats itself once again। बार बार वही हो रहा है और इस समय भी वही हो रहा है। The cost of delay is no longer just slower growth, it is long term dependency। आप जितना स्लो डिसीजन लेंगे, आपकी ग्रोथ में पड़ेगा। जैसे मेरा एक बहुत ही फेवरेट डायलॉग है कि हमारी जीडीपी 6.5-7% पे अटक जाती है, हम कुछ भी कर लें, सर के बल खड़े हो जाएं, वो 7 का जो जिंक्स है वो टूटता ही नहीं है। आप मुझे बताइए कि आपने 7 से ऊपर का एवरेज कितने साल में हासिल किया है। हमेशा जहां पे 7 गई वहीं पे रोड ब्लॉक आता है और फिर हम 6.5 पे आ जाते हैं। वाई? चाइना 10-12% की ग्रोथ पर डिकेडल टाइम उसने गुजारा है। 1990 के आसपास हम लोग सेम जर्नी शुरू कर रहे थे। वो कहां है, हम कहां हैं। अब कुछ लोग कहेंगे चाइना से कंपेयर, अरे किससे करें? चाइना इज द ओनली कंट्री यू शुड कंपेयर। पॉपुलेशन, ज्योग्राफी, नेबरिंग कंट्रीज दोनों की एक ही जैसी सिचुएशन थी, और वो कहां है, हम कहां हैं। तो प्लीज अंडरस्टैंड, इसलिए हमें बहुत सारी चीजों में स्लो की जरूरत नहीं, एक पुश, एक जर्क की जरूरत है, जो जोर से आप कोई काम करें, बड़े रिफॉर्म्स करें। इंडिया डज नॉट लैक कैपिटल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस रिपोर्ट का, बर्नस्टीन का, जो उन्होंने लिखा है कि ये जो लैक है, ना तो हमारे पास कैपिटल की उतनी कमी है, ना टैलेंट की उतनी कमी है, और ना एम्बिशन की उतनी कमी है। इंडिया डज नॉट लैक कैपिटल, टैलेंट और एम्बिशन। What it requires now is a sharper willingness to take difficult decisions early। वो इच्छा शक्ति चाहिए पॉलिटिकल क्लास में, जो बहुत शार्प, बड़े और कड़े डिसीजन लेने की इच्छा रखता हो, विलिंगनेस हो, विल पावर हो, जो कि करंट गवर्नमेंट में हो सकती है, क्योंकि भाई एक मजबूत रिजीम है, मोदी जी एक ताकतवर प्रधानमंत्री है, तीसरा टर्म उनका चल रहा है। अगर ये नहीं लेंगे तो कौन लेगा? तो अभी तो करंट रिजीम से हम लोग कह सकते हैं। रादर दैन डिफर देम, हर चीज को डिफर करना, हर चीज को टाल देना, अरे बाद में देखेंगे, उसकी पॉलिटिकल कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी। और हम लोग जो सब्सिडीज पे इतना ज्यादा फोकस कर रहे हैं ना, दैट विल कॉस्ट यू मैक्सिमम, और उससे हमें बचने की जरूरत है। इस रिपोर्ट में उस पर भी एक चीज लिखी गई है, लेट मी शो यू कि वो क्या है। जब हम लोग ये कहते हैं ना, जो तरह तरह की हम लोग सब्सिडीज वगैरह देते रहते हैं, अलग अलग लाडली बहना इन सब की, उसका भी इम्पैक्ट काफी ज्यादा
हमारे ऊपर पड़ रहा है एंड वो हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम वो इम्प्रूव नहीं करेंगे तो आने वाले समय में इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ने वाला है। तो क्या सरकार ये जो बार-बार लेटर लिखते हैं रिसर्च के तौर पे, सरकार उसको सुनेगी, गंभीरता से लेगी और कुछ बड़े फैसले डेवलपमेंट के तौर पे लेगी, कैपिटल को रोकने की कोशिश करेगी? करना चाहिए। अब कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, आई डोंट नो, बट ये रिपोर्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग लिखी गई है। मुझे लगता है इस रिपोर्ट को हर आदमी को पढ़ना चाहिए। मैं इसको अपने इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, जिससे कि लोगों को पता चले। देखिए, अभी एक एक चीज़ और पढ़ के आपको सुना देता हूँ। ये देखिए आप कि किस-किस तरीके की हमने अलग-अलग चीज़ों पे किया है, स्कीम्स जो हमने चलाई हैं। इन मध्य प्रदेश, लाडली बहना pays 1500 a month to around 13 million women. Over a full term, it adds up to several hundred billion rupees. Maharashtra scheme, launched later but covering roughly 25 million women at similar payouts, is of comparable scale in Bihar. Pre-election transfer to women 2025 were estimated to about 125 billion rupees in just few weeks. Put together, just these cash schemes across states are now in the same fiscal ballpark. And same of the India's largest social sector reforms. These are several such schemes directed at various stakeholders. तो ये जो हम बहुत सारा पैसा इस तरह की सोशल स्कीम्स में खर्च कर रहे हैं, ये शायद कहीं न कहीं हमें उस तरफ ले जा रहा है जब हम बड़े डिसीजंस लेने से बच रहे हैं और इसकी पॉलिटिकल कॉस्ट हम ले रहे हैं। यानी पॉलिटिकल एडवांटेज हम ले रहे हैं इन सोशल स्कीम्स का, जबकि हमें इसको यूज़ करना चाहिए बिग रिफॉर्म्स वाले डिसीजन लेने में, जो कि कैश ट्रांसफर और ये जो वेलफेयर कॉस्ट है, ये जो है एक्चुअली कैपेक्स कॉस्ट पे हो रही है, जो इन्होंने अपने टाइटल में लिखा है कि कैश ट्रांसफर एंड सब्सिडीज welfare as the cost of capex. The other emerging theme of subsidies seeing a renewed focus where a small productive group of taxpayers is used to provide cash to the broader population to win votes and reflects that the ill democracy of the economic failures. कुछ लोगों के टैक्स के पैसे से वोट कन्वर्ट किए जा रहे हैं, तरह तरह की स्कीम चलाई जा रही हैं। ये एक बहुत ही कड़ी आलोचना है सरकार की इस रिपोर्ट के माध्यम से, जिसको रीथिंक करने की, रीलुक करने की जरूरत है। होपफुली जो इन्होंने लिखा है बर्नस्टीन ने, इस रिपोर्ट को उसी लेटर स्पिरिट में लिया जाएगा, विदाउट बिकमिंग व्हाट आई से, कि इसको बहुत ज्यादा क्रिटिक बनने के बजाय इसको उसी लेटर स्पिरिट में लीजिए कि बर्नस्टीन ने जो ये लिखा है, इस रिपोर्ट का मतलब क्या है और वाकई ये रिपोर्ट कितनी 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये इसके लेखक जो लोग हैं, दो, वेणुगोपाल गारे और निखिल अरेला, इन लोगों ने ओपन लेटर टू प्राइम मिनिस्टर लिखा है 23 अप्रैल को। होपफुली रिपोर्ट से आप सहमत होंगे या असहमत होंगे, अपने कमेंट करके हमें बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिएगा। एक सीरियस थॉट की जरूरत है इस रिपोर्ट पे। फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।